इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे थे। पहले एक हेड हमने कंप्लीट कर लिया था, दैट वाज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और फिर अब हम आगे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर। फिर हमने साथ ही ये देखा था कि यार कोई भी हेड पढ़ रहे हो, पांचों में से कोई भी हेड पढ़ रहे हो, हमें ये चार बातों को ढूंढना है, इसको देखना है, ठीक है ना। फिर हमने सैलरी को देखा कि सेक्शन 12 इसको डील कर रहा था। उसने बताया कि सैलरी जो है वो रिसीव बेसिस पर टैक्स होगी। फिर साथ ही हमें पता चला कि यार रिसीट बेसिस का क्या मतलब है, तो पता चला ये तीन बातें रिसीट बेसिस का मतलब था। फिर हम सैलरी की डेफिनेशन आई, एक तवील डेफिनेशन आई जिसमें 4, 5, 6 पॉइंट आए, और हमने वो एक मरतबा तो पहले उसको देख लिया, और अब हम बारी बारी असल में उन्हीं पॉइंट की डिटेल पढ़ेंगे। पहले पॉइंट में तो कोई बात काबिले डिटेल थी नहीं, इसका तो मतलब था कि यार जो कैश हमें मिल रहा है वो सैलरी है, वो तो टैक्स में जाना ही जाना है। सिर्फ इतनी बात समझ आई कि उसका नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, आप उसको पे कह दें, वेजेस कह दें, रेन्यूमरेशन कह दें, जो मर्जी नाम रख दें, वो सैलरी ही रहा। दूसरा पॉइंट था कि अगर आपको एम्प्लॉयर ने कुछ नॉन कैश बेनिफिट्स दिए हुए हैं, सहूलियात दी हुई हैं, पर्क्स दी हुई हैं, इनकी टैक्सेशन कैसे होनी है, कल हम यहाँ से आगे चल रहे थे, ठीक है ना। तो पर्क्स के बारे में हमने पहला पर्क्स कल देखा, कौन सा, कन्वेंस के बारे में गुफ्तगू शुरू। पता चला कि कन्वेंस जो है वो कैसे टैक्स होगी। तो पता चला कन्वेंस के 3 केसेस बने हुए हैं। या तो गाड़ी आपको सिर्फ बिजनेस के पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो फिर कुछ ऐड नहीं होगा, ये सैलरी की डेफिनेशन पर बात पूरी नहीं उतरती, कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा। भाई एम्प्लॉयर अपने काम के लिए हमें एक गाड़ी दे रहा है, हम सारा दिन उसी का काम कर रहे हैं, तो इससे हमारी सैलरी का तो कोई ताल्लुक नहीं है। फिर इसका बिल्कुल अपोजिट आया कि नहीं, एक गाड़ी दी है जो सिर्फ हमें इस्तेमाल के दी हुई है। तो लॉ ने कहा कि यार अगर तो एम्प्लॉयर ने खरीदी है तो उसकी कॉस्ट का 10% ले लेंगे, और अगर उसने लीज करवाई है तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज, या एट द इंसेप्शन भी बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ लीज, उस टाइम पर इसको क्या कर लेंगे, उस वक्त की कॉस्ट को ले लेंगे। कितना, 10%, ठीक है ना, 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ कार। ये एनुअल चार्ज निकला है। अगर पूरा साल आपने ये गाड़ी इस्तेमाल की है तो ये वो अमाउंट है जो 1 साल के अगेंस्ट आपकी सैलरी में ऐड हो रही होगी। और अगर कोई ऐसी गाड़ी है जो इन बिटवीन है, आप बिजनेस में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और पर्सनल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर लॉ ने कहा कि यार आपने ना परसेंटेज नहीं देखनी, बल्कि बस 10% को क्या कर दें, 5% कर दें। अगेन ये पूरा क्या निकला है, एनुअल चार्ज निकला है। और अगर गाड़ी पूरा साल इस्तेमाल नहीं की होगी तो फिर टाइम अपोर्शन कर लेंगे। अगर 6 मंथ के लिए गाड़ी मिली है, 1 जनवरी को गाड़ी मिली है, तो फिर जाहिर है 6/12 कर लेंगे, ऐसे टाइम अपोर्शन कर लेंगे उस बात को। ये वाली सारी सॉरी टू द एम्प्लॉय नहीं ना, कॉस्ट तो किसने पे किया, एम्प्लॉयर ने पे किया। तो अगर यहाँ एम्प्लॉय लिख देंगे तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। नहीं, इनकम की बेस बता रहे हैं ना कि 10% किसका लेंगे, जितने की गाड़ी एम्प्लॉयर ने खरीदी है। अगर यहाँ लिख देंगे जितने की गाड़ी एम्प्लॉय ने खरीदी है, तो जो मेरे जैसे लोग होंगे ना कहेंगे मैंने तो खरीदी नहीं है। बात समझ आ रही ना, फिर तो टैक्स कैसे लगाएंगे, गाड़ी तो एम्प्लॉयर ने खरीदी है ना, तो एम्प्लॉयर का ही लफ्ज लिखना पड़ेगा। फिर हमने जनाब इसके सवाल सॉल्व कर लिए थे कुछ, और ऐसे ही मैंने गलत सी अजम्पशन ली हुई है कि आपने भी घर जाके ये सॉल्व कर लिए हैं। कर लिए कि नहीं कर लिए? हाँ जी, बात सही कह रहे हैं कि हाथ खड़ा करें जी ईमानदारी की बुनियाद पे, किस किसने घर जाके इनको सॉल्व किया। घर जाकर इसको सॉल्व नहीं करेंगे फिर ये आपको बाद में यही छोटी छोटी चीजें मुश्किल लगना शुरू हो जाएंगी। चलिए जनाब हम अगले पक्ष की तरफ आते हैं, दैट इज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब है अगर एम्प्लॉयर रहने के लिए घर प्रोवाइड कर दे। अकोमोडेशन का क्या मतलब है, अगर एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए घर प्रोवाइड कर दे तो हम उसको कहते हैं अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया। सेक्शन 13 सबसेक्शन 12
रीड विद रूल 4 हमें बताएगा कि ये काम हमने कैसे करना है। If accommodation or housing is provided by an employer to an employee, including director, the amount chargeable to tax under the head salary shall include higher of the following. वो कहता हम ये चीजें कैलकुलेट करेंगे, इसमें से जो बड़ी फिगर आएगी ना वो सैलरी में शामिल कर देंगे। नंबर 1, अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड इन केस इफ सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। हो सकता है आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर में ऐसे लिखा हो कि यार या तो आप हमारे से 1 कनाल का घर लेने रहने के लिए या फिर हम आपको 5 लाख रुपया साल का कैश दे देंगे। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट लेटर में ये बात लिखी हुई है। इस वाली फिगर के लिए वो क्या कह रहा है, द अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड इन केस सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। अगर ये घर ना दिया जाए तो क्या मिलेगा, 5 लाख। अच्छा, ये बंदे ने 5 लाख लिया नहीं है, ऑप्ट इसने घर ही किया है, लेकिन लेटर में लिखा हुआ था या घर ले लो या 5 लाख रुपया ले लो। तो कहता है फिर ये 5 लाख जो है ना ये एक बात बन गई है, हम इसको कंपेयर करेंगे कि क्या ऐड करना है। एक बात हो गई। दूसरा कहता है जो उसकी सैलरी होगी ना, सैलरी के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिक सैलरी, या एक लफ्ज इस्तेमाल करें मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ ये किसको कहते हैं, लेकिन आप समझें अभी फिलहाल सैलरी है। वो कहता है जो सैलरी है ना उसका 45%। फर्ज करें इस बंदे की सालाना सैलरी थी 24 लाख रुपया, 24 लाख का लें जरा 45%, 10 लाख 80 हजार। इनमें से कौन सी फिगर बढ़ी है, 10 लाख 80 हजार। वो कहता है भाई सैलरी में 10 लाख 80 हजार ऐड कर देंगे, whichever is higher। लेकिन एक बात याद रखें, जब इसे ये ऑप्शन दी गई थी ना तो इसने घर लिया है। अगर ये कहता नहीं जी मुझे 5 लाख दे दो तो फिर तो ये पॉइंट नंबर 2 बना ही नहीं है, पर्क्स है ही नहीं है, फिर तो ये अलाउंस में चली गई बात। क्योंकि कोई चीज कैश ले लें वो तो अलाउंस बन जाती है ना, वो सैलरी की डेफिनेशन याद है ना। पॉइंट नंबर 2 था पर्क्स से रिलेटेड और पॉइंट नंबर 3 था अलाउंस से। अलाउंस में तो वैल्यूएशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, वो तो 5 लाख लिया तो 5 लाख सैलरी में ऐड हो जाता। आपने सहूलत ली है, सहूलत को वेदर इट इज कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट के लिए रूल्स आ रहे हैं। इसका मतलब है जरूरी है कि इस बंदे ने जब ये ऑप्शन दी गई तो इसने अवेल हमेशा ये किया, तभी पॉइंट नंबर 2 में अकोमोडेशन कहलाएगी। अगर ये 5 लाख लेकर उठ गया, इसने कहा सर घर मेरे पास है आप मुझे 5 लाख दे देना, फिर तो अकोमोडेशन में फॉल ही नहीं किया, अलाउंसेस में फॉल किया। और अलाउंसेस का सीधा उसूल है जितने पैसे लिए हैं सैलरी में। अब देखिए सर फिर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर इस बंदे की सैलरी होती 12 लाख रुपया सालाना, अब जरा चेक करें कितना, 5,40,000, अभी भी ये ऐड हो रहा होता। और अगर इसकी सैलरी सालाना होती 9 लाख रुपया तो 9 लाख का 45% है 4 लाख 5,000, 4 लाख 5,000। अब 5 लाख ऐड होता, विच एवर इज हायर का ये मतलब है। वैल्यूएशन का कोई एक प्रोसीजर बताना है ना लॉ ने कि यार कैसे वैल्यू करेंगे इस बात को, कैसे ऐड करेंगे। अब करते हैं, अभी चलते हैं उधर। पहले सेकंड ऑप्शन में 2 अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें समझ लेते हैं। व्हाट इज मिनिमम ऑफ टाइम स्केल, MTS किसे कहते हैं। आमतौर पर ये जो गवर्नमेंट वगैरह के लोग होते हैं ना, ये ऐसे कहिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां स्केल्स का कॉन्सेप्ट हो, ये 16वें स्केल का बंदा है, ये 17वें स्केल का बंदा है, ठीक है ना। स्केल आमतौर पर ऐसे चल रहे होते हैं, एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूँ आपको जस्ट। आपकी सैलरी है 50,000 मंथली, आपको साल बाद 5,000 रुपए की इंक्रीमेंट मिलेगी और ये स्केल चलेगा 70,000 तक।
फिर आपकी सैलरी बढ़ते बढ़ते 70,000 से ऊपर जाने लगेगी, आप अगले स्केल में प्रमोट हो जाएंगे। ये बात समझ आई? फर्स्ट किया ये स्केल 12 की सैलरी है, लेट्स अज्यूम। तो पता चला अगर कोई बंदा स्केल 12 में अपॉइंट होगा ना तो उसकी सैलरी रखेंगे 50,000 रुपया। फिर जब उसका साल मुकम्मल हो जाएगा उसको 5,000 इंक्रीमेंट लग के अगली दफ़ा उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 55,000। अगली दफ़ा, अगली दफ़ा, अगली दफ़ा। अब जब 70 से ऊपर जाने लगेंगे तो इसका स्केल प्रमोट होकर ये 13 में चला जाएगा। बात समझ आए? स्केल सिस्टम ऐसे काम करता है। अब ये स्केल जहां से शुरू हो रहा है ना, इसको कहते हैं MTS, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। अब लॉ क्या कह रहा है? 45% ऑफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। मसलन इस बंदे की वैल्यूएशन कर रहे हो आप, इस वक्त ये हो सकता है 65,000 सैलरी ले रहा हूं बढ़ते बढ़ते, तो 65,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, साल की सैलरी कितनी हो गई? 7,80,000। अब लॉ ये कह रहा है कि क्या 7,80,000 का 45% लेना है? वो कहता नहीं नहीं, आपने 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 6 लाख का 45% लेना है। बात समझ आ रही है? ये बेनिफिट की बात हो रही है। आपकी एक्चुअल सैलरी इससे ज्यादा हो सकती है। हो सकता है आप आखिरी साल में हो, यानी स्केल के आखिरी साल में आप 70,000 सैलरी ले रहे हो, लेकिन 45% आपने इसका ऐड करना है, मिनिमम ऑफ जहां से वो स्केल शुरू हो रहा है उस सैलरी का 45% लेना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये स्केल तो होते नहीं है कहाँ? प्राइवेट जॉब में। इसीलिए लॉ ने उसको कवर करने के लिए क्या किया? और बेसिक सैलरी इफ देयर इज नो MTS। अगर MTS नहीं होगा तो लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहा होगा एग्जामिनर? बेसिक सैलरी, फिर हमने डायरेक्ट उसका ले लेना है। लेकिन अगर ये, वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन समझने के लिए अगर ये दोनों, तो फिर MTS ही लेना है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी किसकी लिखी हुई है? MTS की लिखी हुई है। पहली प्रायोरिटी MTS की लिखी हुई है। बात क्लियर हो गई? फिर अगर फर्ज किया अगला ग्रेड शुरू हो रहा है, लेट्स अज्यूम, अब वो जाहिर है 7 लाख से ऊपर शुरू होगा ना, फर्ज करें 7,01,000 रुपए से ये शुरू हो रहा है ना, 7,01,000 रुपए से 70,001 रुपए से, ठीक है ना? यहां से शुरू हो रहा है, 70,000 से ऊपर जाएगा तो कौन से स्केल में चला जाएगा? अगले में चला जाएगा। उस अब अगला स्केल हो सकता है 1,20,000 तक चल रहा हो। अब हर दफा 70,000 मल्टीप्लाइड बाय से ही अभी 45% ऐड हो रहा होगा। MTS का यही मतलब है। ठीक हो गई ना बात? लेकिन कभी भी सवाल में, सिवाय इसके कि एग्जामिनर बड़ा ही कोई हो कि वो आपसे ये बात पूछना चाह रहा हो, कभी भी आज तक उसने पूछी नहीं है, MTS कभी नहीं पूछा, क्योंकि हम नॉर्मली 99% मेंटली कौन लोग हैं? प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं। तो क्वेश्चन में हमेशा बेसिक सैलरी लिखी हुई नजर आएगी आपको, तो बस कहानी आसान हो गई, बेसिक सैलरी का 45। अब सिर्फ एक बात गौर करने वाली रह गई है, सैलरी उसने एनुअल तो नहीं बता दी, पता लगे आपने 12 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। एनुअल सैलरी का 45% लेना है, मंथली बता रहा है तो हम मल्टीप्लाई करके उसको एनुअल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक होगी ना बात? अच्छा जी, एक बात नीचे और भी लिखी हुई है, लेकिन अभी हम इसको टेकअप नहीं करें, सिर्फ ऊपर वाली 2 बातों को टेकअप करें। ये एक बात और लिखी हुई है, लेकिन अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे, आप सिर्फ इन 2 बातों को समझ रहे हो। क्लियर हो गई बात? अच्छा जनाब, टाइम स्केल या मैंने मीन्स पे विच राइजेस बाय पीरियोडिकल इंक्रीमेंट फ्रॉम ए मिनिमम टू, एक स्केल कहाँ से चल रहा है जी? कहाँ से चल रहा है? लाइक 50,000 से शुरू हुआ, 5,000 की इंक्रीमेंट लगी, 75,000 तक चला गया। तो ये मिनिमम से मैक्सिमम पे ये स्केल मूव कर रहा है, लेकिन लॉ कह रहा है यार हमने जो 45 लेना है वो हमेशा इसको 12 से मल्टीप्लाई करके लेना, ठीक है ना? और अगर मिनिमम गिवन ही नहीं है
तो फिर तो बेसिक सैलरी है, वो तो और अच्छी बात है, उसी को ले लेना, फिर देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी? जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर करंट सैलरी 65,000 रुपया तो स्केल मिनिमम पर ही लगेगा। ठीक होगी ना बात? अच्छा, व्हाट इज मेंशन, व्हाट इज नॉट मेंशन, ये कल भी हमने बात की थी। हायर ऑफ 45% ऑफ MTS और वो जो तीसरी बात, ठीक है ना, बेसिक सैलरी, मिनिमम और बेसिक सैलरी, अमाउंट विच वुड हैव बीन प्रोवाइडेड इफ नो अकोमोडेशन वाज, इन दो को कंपेयर करना है। अब वो जो सवाल अभी पूछा कि सर अगर ये लिखा ही नहीं हुआ कि अगर घर नहीं देंगे तो पैसे कितने देंगे, ये नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ आपको 1 कनाल का घर मिलेगा, नहीं लेना तो ना लो। ठीक है ना? अब भी दो चीजें कंपेयर हो रही हैं, 45% और यहाँ लिखा हुआ 0, घर नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, 0, इसका मतलब है फिर 45% ऐड होगा, क्योंकि विच एवर इज हायर। इसका मतलब है अगर आपने घर ले लिया, अगर एम्प्लॉयर ने आपको घर प्रोवाइड कर लिया, तो कम से कम 45% ऑफ बेसिक सैलरी तो ऐड होना ही होना है, या 45% ऑफ MTS तो ऐड होना ही होना है। इससे ज्यादा हो सकता है किस सूरत में, अगर ये वाली अमाउंट बढ़ी हुई, जैसे हमने अपनी एग्जांपल बनाई थी ना, हमने कहा भाई अगर आप घर नहीं लोगे तो ये मिलेगा, अगर ये अमाउंट ज्यादा है तो फिर ज्यादा ऐड हो सकता है 45 से, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 45% ऑफ MTS और बेसिक सैलरी तो ऐड होना ही होना है। Accommodation, second perks, how to convert into money, whether convertible or not convertible का जवाब आ रहा है। जैसे कि बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज 1,50,000 पर बेसिक सैलरी, इसका मतलब MTS वाली कहानी तो खत्म हो। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अकोमोडेशन टू एम्प्लॉय, बस इतनी बात लिखी है, ये नहीं लिखा कि अगर ये बंदा घर नहीं लेगा तो क्या होगा, तो अगर नहीं लेना तो ना लो भाई, पैसे कोई नहीं देते, हम घर लेने आ जाओ, नहीं लेना ना लो। ठीक है ना? कैसे कैलकुलेशन होगी? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं ना, पूरी सैलरी का जितना कुछ पढ़ लिया है। पहली बात है जो 1.5 लाख सैलरी मिल रही है, इस पे टैक्स लगना है कि नहीं लगना, इस पे भी तो लगना है ना। तो पहले हमने बेसिक सैलरी 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12, 18 लाख। पॉइंट नंबर 1, सैलरी की डेफिनेशन को ध्यान में रखें ना। पॉइंट नंबर 1 यही कह रहा था, एनी बेसिक सैलरी, वेज, पे, रेन्यूमरेशन, बोनस, कमीशन, ओवर टाइम, सब कुछ शामिल है। शामिल है, इसका मतलब टैक्स लगना है। अब देख रहे हैं और क्या क्या चीज है जिस पे टैक्स लगना है। अभी तो और यहाँ तो हमने कुछ नहीं बताया, क्या पता। सैलरी की डेफिनेशन को ध्यान में रखें ना। पॉइंट नंबर 1 यही कह रहा था, एनी बेसिक सैलरी, वेज, पे, रेन्यूमरेशन, बोनस, कमीशन, ओवर टाइम, सब कुछ शामिल है। शामिल है, इसका मतलब टैक्स लगना है। अब देख रहे हैं और क्या क्या चीज है जिस पे टैक्स लगना है। अभी तो और यहाँ तो हमने कुछ नहीं बताया, क्या बताया। अकोमोडेशन प्रोवाइड हुई है, अब क्या करें, दो चीजें कैलकुलेट करनी थी, एक 45, एक अगर अकोमोडेशन ना हो तो क्या मिलेगा, 0, तो विच एवर इज हायर, तो 45 ही हायर आना है। इसका मतलब है 18 लाख का 45%, 8,10,000 यहाँ आना है। इसका मतलब है जहां तक अभी लाइन बनी है, इस बंदे ने इन दो का टोटल लगा लें, 18 लाख जमा 8,10,000, ये अमाउंट है जिसके ऊपर इसने टैक्स पे करना है। क्लियर हो गई बात? अकोमोडेशन की वैल्यूएशन कैसे होनी है, 45% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है, या नहीं चलो वो तो छोड़ दे, उसे बेसिक ही बोलते हैं क्या, या अमाउंट विच वुड हैव बीन प्रोवाइडेड इफ सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। अगर ये है तो रेलिवेंट है, नहीं है तो इसको छोड़ दें, डायरेक्ट 45% ऐड कर जी। अगर अकोमोडेशन ना प्रोवाइड की तो उसके अंदर अकोमोडेशन के चार्जेस नहीं होंगे, क्यों ऐड होंगे? एक बंदे को सिर्फ 1.5 लाख सैलरी दे रहे हैं बस, अकोमोडेशन कोई नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या होगा, जैसे हमने कहा 1.5 लाख सैलरी देंगे और घर भी देंगे। अभी आप ऐसे ज्यूम करें, इसने कहा सर मुझे घर नहीं चाहिए, तो देखो यार अच्छा यार, अब वो अभी वो वाली बात नहीं हुई,
पता चल फिर हम आपको ऐसा है अभी अभी निगोशिएशन हो रही है, सिर्फ ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, निगोशिएशन हो रही है। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम आपको ना तकरीबन 2 लाख सैलरी मैक्सिमम ऑफर कर सकते हैं। तो बज़ाहिर जो लग रहा है ना कि घर फ्री में मिला हुआ, फ्री में नहीं मिला हुआ, आपकी सैलरी में से ही जा रहा है। बात समझ आई? ये बंदा ये कहता है कि 1.5 लाख सैलरी है, साथ कह रहे गाड़ी भी देंगे, कहते नहीं सर गाड़ी मेरे पास है। तो एम्प्लॉय नेगोशिएशन में फ़ौरन क्या कहेगा? वो कहेगा अच्छा सैलरी गाड़ी नहीं ले रहा, चलो जी 2 लाख सैलरी ले लो, 2.25 लाख ले लो, 1,75,000 ले लो। एक्चुअली आप ही पे कर रहे हो, इसीलिए वो वापस ऐड हो रहा है। अगर आप सारा कुछ ना लेते तो आपको पैसे ज़्यादा मिल जाने थे जब आप निगोशिएशन कर रहे थे। एक है निगोशिएशन हो चुकी हुई है, अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे लिखा, अभी भी ऑप्शन दिया, कॉन्ट्रैक्ट में भी ऑप्शन दिया कि यार घर ले लो, नहीं तो 5 लाख साल का ले लो। अब वो कह रहा है ये वाला 5 लाख वैल्यूएशन में आ गया, कितने पैसे ऐड करने हैं इसका तरीका ये वाले 5 लाख डाल के बात हो रही। बात समझ आई है? अच्छा जी आगे चलते हैं, दूसरी एग्जाम्पल है। बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज 1,50,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय विद 2 ऑप्शन, either I will provide you house in factory premises or I will give you house rent allowance 50,000 per month. Employee has opted for home. ये तो जरूरी है ना, पॉइंट नंबर 2 में रहने के लिए जरूरी है कि आपने हमेशा क्या ऑप्ट किया हो, होम ऑप्ट किया हो। अगर आपने ऊपर वाली ऑप्शन अवेल कर लिया तो पर्क्स का तो सवाल ही नहीं है, फिर तो अलाउंसेस का सवाल है। ये बात समझ आई है? कैसे कैलकुलेशन करेंगे? यहाँ तक की पूरी कैलकुलेशन करनी है। पहले बेसिक सैलरी निकालते हैं, कितनी आ गई थी बेसिक सैलरी। अब जरा यहीं से ही हम बिल्ड करना शुरू करते हैं ना अपने नॉलेज को। बेसिक सैलरी कितनी थी? 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 18 लाख। आप भी कोई तकलीफ कर लें लिखने की है? करें? अच्छा जी, अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन में हमने वो बनाया पॉइंट नंबर 1, क्या जी 45% ऑफ सैलरी। तो आ गया जी 45% ऑफ 18 लाख का 45%, 8,10,000। Amount which would have been provided if such accommodation was not provided. अगर ये घर ना लेता तो 50,000 6 लाख मिलता। वो कहता है ये जो 2 चीजें ना A एंड इसमें से जो बड़ी फिगर है उसको ऐड कर दें सैलरी में, इसका मतलब है 8,10,000 ऐड हो गया। बात समझ आ गई? 8,10,000 ऐड हो गया। अब जितना कुछ पढ़ चुके अगर उसको भी साथ साथ रिवाइज करना चाहते, साथ ही वो कहता मैं एक लाइन और ऐड कर दी, एम्प्लॉयर हैज आल्सो प्रोवाइडेड अ व्हीकल कॉस्टिंग रुपीज 4 मिलियन। कहता गाड़ी भी दी हुई है, तो फिर गाड़ी भी यहाँ आ जाती है, अकोमोडेशन आ गया ना, फिर कन्वेंस भी आ जाती। कन्वेंस की कैलकुलेशन में कन्वेंस का रूल लगा देते हैं जो कल हम पढ़ कर गए हैं। फिर हम ढूंढ रहे होते हैं कि गाड़ी है कौन से वाली, यानी कौन से वाली से मुराद है ये नहीं देख रहे कि करोला है कि स्पोर्टेज है, ये नहीं देख रहे, बल्कि देख रहे हैं पर्सनल यूजेज है, ऑफिशियल यूज है या पार्टली फॉर पर्सनल, यानी 5% अप्लाई करना है या 10% या 0%, तो फिर वो भी शामिल कर देते हैं। ऐसे हम अलग अलग वो जो हम इतनी लंबी डेफिनेशन पढ़कर आए ना, उसमें जो जो बात हमें नजर आती जा रही है, जो जो बात हमें नजर आती जा रही है, उसकी कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं कि यार ये बात कैलकुलेट कैसे करें। अकोमोडेशन कैसे कैलकुलेट करनी है? 45% ऑफ MTS और बेसिक सैलरी। दूसरा क्या देखना है? अमाउंट which would have been provided if such accommodation was not provided. Most of the time this amount has not been provided in the question. Silent है, वो कहता है जी घर दिया हुआ है बस, इसका मतलब है 45% ऐड करते हैं। An employee is paid a basic salary of 100,000 per month
Employer has provided employee with a furnished house outside factory premises. House is not owned by employer. Actual rent paid by employer to the owner of the house is 30,000 per month. However, fair market rent of the house is 32,000 per month. अब वो जुमला काम आएगा, what is mentioned, what is not mentioned. भाई इसका कोई ताल्लुक है? कितने का रेंट लिया, अपना घर लिया, अपना नहीं, कोई चीज नहीं. What is not mentioned, furnished और unfurnished, ये भी उसने नहीं कहा. फिर उसने कहा जी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट, ये भी नहीं है. कवर्ड एरिया, 1 कनाल है, 2 कनाल है, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है. एम्प्लॉयर का अपना है, एम्प्लॉयर ने, इस तरह की तो बात ही नहीं हो रही. सेक्शन में तो बड़ी सादा सी 2 बातें हो रही है सिर्फ. क्या जी, सेक्शन तो कह रहा है भाई 45% लेने किसका, एमटीएस का या बेसिक सैलरी का. और दूसरी सिर्फ एक बात सोचें कि अगर घर नहीं लेंगे तो कोई कैश देंगे या वो भी नहीं देंगे. बस इन 2 बातों में से विच एवर इज हायर को लेके चलना है. बाकी सारी बातें तो वो हमें वो कंफ्यूज करने के लिए करना, ठीक है ना. बाकी सारी बातें तो कंफ्यूज करने के लिए की जा रही है. इसका मतलब है क्या करेंगे फिर इसमें, 1 लाख को पहले बेसिक सैलरी लेंगे ना, 1 लाख 12 लाख वो आ गया. अब 12 लाख का 45%. और तो कोई बात डिस्कस ही नहीं हो रही. ये तो लिखा ही नहीं होगा घर नहीं लेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, जिससे कंपेयर करना था. तो बराह रास्त 12 लाख वो और 5,40,000 ये. ना इस 30,000 का कोई ताल्लुक है, ना इस 32,000 का कोई ताल्लुक है, ना ये कि फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर ही घर मिला हुआ है. ये तो उसने कहा नहीं कि फैक्ट्री के अंदर घर मिले तो क्या करना है, बाहर मिले तो क्या करना है, ठीक है ना. आखिरत में घर मिले तो क्या करना है. दुनिया में भी इस तरह की तो बातें नहीं लिखी. देखना तो सिर्फ किसको है, सेक्शन में क्या लिखा है, ठीक है ना. और अक्सर जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप ये बात जहन में ना रखें कि क्या नहीं लिखा, ठीक है ना. तो ये इसी की प्रैक्टिस के लिए बात हो रही थी. जनाब, घर की कहानी हो गई खत्म. एक एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है, मैंने दानिस्ता उसको भी टेकअप नहीं किया कि कुछ लोगों को वो कहते हैं कि जी कुछ लोगों को हम अलाउ करेंगे वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज एडमिसिबल एट 30% ऑफ द वैल्यू टेकन फॉर द पर्पस शैल बी एन अमाउंट. वो कहते हैं कुछ लोग होंगे जिनको ना घर मिले होंगे जरा रिमोट एरियाज में, लेकिन वो स्पेसिफाइड एरियाज हैं, कहाँ ऐसा होगा वहाँ 30% का रूल लगेगा. ये वाली बात अभी हम इसलिए नहीं छेड़ रहे, ये हमारे एग्जामिनेशन से ताल्लुक इसका नहीं है. लेकिन अगर फर्ज कर ले हम एक रिमोट बात करते हैं, वो कहता है लेकिन इस बंदे को घर वहाँ मिला है जहाँ 30% अलाउ है, तो वहाँ 45 की बजाय 30% ले लेंगे. लेकिन अभी फिलहाल हम इसको छेड़ नहीं रहे हैं. बात ठीक होगी ना. बात फिलहाल सिर्फ 2 बातें सीख रहे हैं, 45% ऑफ बेसिक सैलरी या फिर अमाउंट विच वुड हैव बीन प्रोवाइडेड इफ सच अकोमोडेशन वाज नॉट, दैट इज द टोटल वैल्यूएशन. कन्वेंस की समझ आ गई है, घर की समझ आ गई है. अच्छा जी, इन 2 के अलावा और एम्प्लॉयर हमें सहूलियात क्या प्रोवाइड कर सकता है. वो कहते हैं भाई एक सहूलियात में से ये हो सकता है कोई डोमेस्टिक सर्वेंट्स प्रोवाइड कर दिया जाए, कोई गार्डनर प्रोवाइड कर दिया जाए, कोई माली प्रोवाइड कर दिया जाए, कोई ड्राइवर प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है ना. इन केस सर्विस ऑफ हाउसकीपर गार्डनर ड्राइवर और अदर डोमेस्टिक असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय. वो कहते हैं अब कितने पैसे शामिल होंगे. वो कहते हैं द अमाउंट chargeable to tax under the head salary shall include the amount of total salary paid to housekeeper, gardener, driver or other domestic assistant. पहले यहाँ रुक गए हम. वो कहता है भाई माली को, गार्डनर को, फला को, डिमा को जो सैलरी दी है ना वो आपकी सैलरी में शामिल हो जाएगी. ड्राइवर की जो सैलरी है वो आपकी, ये कौन सा ड्राइवर है जो आपका घर का ड्राइवर, ओनली फॉर डोमेस्टिक, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर डोमेस्टिक पर्पज, ठीक है ना. कोई गार्ड प्रोवाइड कर दिया, कोई और इस तरह के बंदे. वो कहते हैं इन बंदों की जितनी सैलरी एम्प्लॉयर दे रहा है ना वो सब आपकी सैलरी में शामिल हो जाएगा, आप ही दे रहे हो. वो जो मैं अभी समझा रहा था, बात समझ आई है. अच्छा, बाद दफा एम्प्लॉय क्या करता है, आपके
किसी शेख साहब की कंपनी में अगर काम करते हैं ना, तो वो फिर इस तरह की हरकतें करता है। वो कहता है भाई देखो ऐसा है, हम आपको माली भी प्रोवाइड करेंगे, गार्डनर भी प्रोवाइड करेंगे, आपको जो मुलाजिम चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन तरीका ये है जो भी उसकी सैलरी होगी ना, उसका एक हिस्सा हम पे करेंगे, एक हिस्सा आप पे करोगे। मतलब 70% एम्प्लॉयर पे कर रहा है, 30% मेरे से ले रहा है। अब इसकी दो बातें ना, अब लॉ ने ना हमें कैलकुलेशन का एक तरीका सिखाना है। लॉ कहता है यार देखो भाई, उसकी जितनी भी सैलरी है ना, फर्ज किया ₹1,00,000 सैलरी, तो लॉ कहता है भाई हम आपकी सैलरी में ₹1,00,000 ऐड करेंगे और फिर जो आपने पे किया माइनस कर देंगे। 30,000 तो आपने ही दिया, तो 70,000 ऐड हुआ ना डायरेक्टली। लेकिन लॉ ने ये बात हमें समझाई ऐसे नहीं है कि हम सैलरी का 70% ऐड करेंगे, हालांकि ऐसे भी लिखता तो मैथमेटिकली एक ही बात थी। लॉ ने ऐसे नहीं लिखा। लॉ ने कैसे लिखा है देखें, shall include the amount of total salary paid to housekeeper, gardener, driver or other domestic assistants as reduced by the any payment made by employee to employer for such services। वो कहते हैं पहले ₹1,00,000 ऐड करके जो एम्प्लॉय से लिए वो माइनस कर देंगे। अगर आप में से कोई बच्चा डायरेक्ट ही 70,000 ऐड कर देगा तो कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन ज्यादा अच्छी बात है, जैसे लॉ कह रहा है वैसे ही चल पड़े। लॉ का मिजाज क्या है, वो कह रहा है भाई जो टोटल सैलरी है ऐड करें, अगर सारे एम्प्लॉय ने दिए हुए हैं, एम्प्लॉयर ने दिए हुए हैं, तो कहानी खत्म हो गई। तो 1,00,000 ही ऐड होना था, और अगर कुछ आपसे काट लिया उन्होंने तो वो माइनस कर दें, क्योंकि वो तो आपने पे कर दिया है। बात समझ आ गई है? कोई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो नहीं है, बड़ी सीधी सीधी सी बात। अगर घर के कोई मुलाजिम प्रोवाइड कर दिए जाए, इन केस सर्विस ऑफ हाउसकीपर, गार्डनर, ड्राइवर और अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट, अगर ये लफ्ज ना लिखता तो फिर इनके अलावा अगर कोई बंदा प्रोवाइड कर देते, कॉलेज मुझे बंदा प्रोवाइड कर दे कि यार आप सारा दिन क्लासेस पढ़ाते हैं, शाम को बंदा आएगा जरा आपको दबा शबा देगा, जरा कुट देगा, आपकी मालिश शालिश कर देगा, फिर वो ना ऐड होता। लॉ ने कहा कि नहीं नहीं यार ये तो जाहिद कभी बच जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, अदर डोमेस्टिक, यानी कोई भी घरेलू मुलाजिम जो आपको घर पे कोई सहूलत प्रोवाइड कर रहा है, वो सारे लोगों के लिए उसूल क्या बना, जो उनकी सैलरी एम्प्लॉयर पे कर रहा है माइनस अगर आपने कुछ पे किया तो, और अगर आपने कुछ नहीं पे किया, और अगर सारे ही आपने पे किया है तो जीरो ऐड हो जाएगा ऑब्वियस। क्लियर हो गई बात? 3 बातें हमें समझ आ चुकी हैं। नंबर 1 कन्वेंस, नंबर 2 अकोमोडेशन, नंबर 3 डोमेस्टिक सर्विस। चौथी बात यूटिलिटीज। पहली बात है यूटिलिटी कहते किसको? कहते हैं यूटिलिटी इंक्लूड का मतलब है, पहले जो डेफिनेशन आपके जहन में है वो है, हम क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई गैस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड टेलीफोन। अच्छा, आम डेफिनेशन में टेलीफोन यूटिलिटी में नहीं आता, लेकिन लॉ ने कहा नहीं, हमारे से मुराद टेलीफोन भी है। अगर ये वाले पैसे एम्प्लॉयर पे कर दे कि आपकी बिजली फ्री है, बिजली का बिल हम देंगे, गैस का बिल हम देंगे, वाटर का बिल हम देंगे, टेलीफोन का बिल हम देंगे, यानी ये सारी सहूलियात आपकी शामिल हैं। और अगर शेख साहब की कंपनी तो कहेंगे नहीं यार कुछ आप भी दोगे भाई, ठीक है ना? तो फिर वही उसूल लग रहा होगा कि यार इनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है इन चीज़ों की, जरा देखते हैं क्या लिखा कैसे। वेयर इन अ टैक्स ईयर utilities are provided by an employer to an employee. Amount chargeable to tax to an employee under the head salary for tax year shall include the fair market value of the utilities provided as reduced by any payment made by employee. अब उसने ये नहीं कहा कि बिल ने कहा, क्योंकि हो सकता है एम्प्लॉयर के पास अपनी पावर जनरेशन हो। जैसे जो लोग निशात मिल में काम कर रहे हैं और निशात मिल की जो कॉलोनियाँ वहीं रह रहे हैं, अब निशात मिल अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करती है, तो बिल तो नहीं आ रहा ना वहाँ बापटा का। इसलिए उन्होंने कहा फेयर मार्केट वैल्यू, कि जी आप जितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, फर्ज किया एक शख्स ने 1000 यूनिट कंज्यूम किए, तो देखा जाएगा अगर मैं वापडा में 1000 यूनिट कंज्यूम करता तो मेरा कितना बिल आता, तो पता चला बिल आता 80,000 रुपया। तो कहते हैं अच्छा जी इस महीने का बिल 80,000 है, आपकी सैलरी में 80,000 ऐड हो रहा है।
बात समझ आ गई? ठीक है ना? या एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉयर ने घरों को सोलर पे शिफ्ट कर दिया, सोलर सिस्टम लगा दिया कि यार बिजली की बिल ना आए। नहीं, अब सोलर सिस्टम भी पावर जनरेट कर रहा है, वहां से भी पता चल रहा है कितनी पावर जनरेट हुई, और आपने ग्रीन मीटर लगाया हुआ है, वो रीडिंग करके बता रहा है कि आपने अपने यूनिट इतने कंज्यूम किया। वो कहते हैं हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, इसलिए उसने बिल का नाम नहीं लिया ताकि ये सारी बातें कवर हो जाएं। इसी तरह हो सकता है भाई गैस वो अपनी जनरेट कर रहे हो सकता है वाटर का पंप उन्होंने अपना लगाया हुआ हो सकता है टेलीकम्युनिकेशन का सेटअप अपना हो, और अगर अपना नहीं है तो इन सब यूटिलिटी कंपनीज के बिल आ रहे होंगे बराह रास्त, वो ले लेंगे। टेलीफोन में क्या है? टेलीफोन में सारा कुछ आ गया, टेलीकम्युनिकेशन आ गया, सारा कुछ, सिर्फ इंटरनेट नहीं आया। अगर ओनली इंटरनेट की कोई आपको वो दिया गया ना, ओनली वो नहीं शामिल हुआ। टेलीफोन पीटीसीएल के साथ इंटरनेट है, वो टेलीफोन में कवर हो गया। आपने वाजिद का किसी और का वो स्ट्रॉन्ग फाइबर का इंटरनेट लगा के दिया हुआ, वो नहीं शामिल हुआ। ठीक है ना जी? 70% का जो टैक्स है वो मंथली बेसिस पे डिडक्ट मंथली बेसिस पर होता है, लेकिन कैलकुलेट एनुअल बेसिस पर होता है। यानी जब आप कहीं जॉब शुरू करते हैं ना, एक है टैक्स का चार्ज होना और एक है कलेक्ट होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। टैक्स आपने कैलकुलेट करना है अपनी सालाना इनकम के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट कहती है यार साल बाद इकट्ठा ही जब इन्हें कहेंगे ना 3 लाख टैक्स दे दो, तो मैंने कहा यार गवर्नमेंट को 3 लाख क्यों देते भाई? गवर्नमेंट कहती नहीं यार, इनका ना मंथली बेसिस पर एक कैलकुलेशन करके ना हर महीने टैक्स काटते रहो थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना? तो ये कलेक्शन एंड डिडक्शन दो अलग अलग बातें हैं। थोड़ा और आगे चल लेंगे, फिर किसी दिन इस पे बात करेंगे। अभी हमें उतनी क्लैरिटी से ये बात समझ नहीं आएगी, थोड़ा और पढ़ लेंगे फिर समझ आएगी। उसूल समझ आ गया जी? अगर तो ये सारे बिल वापडा के, वासा के और पीटीसीएल के आ रहे हैं, तो भाई जितने साल के बिल आए हैं उसका टोटल लगाएं। अगर तो सारी अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे किया तो सारी सैलरी में ऐड हो गई, और अगर एम्प्लॉयर कहता है कि यार 80% मैं दे दूंगा, 20% आप दोगे, तो फिर पहले सारी ऐड करके 20% माइनस कर देंगे। लॉ ऐसे कह रहा है। हालांकि आप एग्जाम में 80% ही डायरेक्ट ऐड कर देंगे भी तो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन हमने कोशिश करनी कैलकुलेशन वैसे ही करें जैसे लॉ कह रहा है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट बात आ रही है इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन। मैंने आपको एक जुमला बोला था कि किस चीज पर टैक्स नहीं लगेगा। हमने कहा यार ये जो हम सांस ले रहे हैं ना राइस की बिल्डिंग के अंदर, और ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, तो अभी गवर्नमेंट का ध्यान इस पे नहीं गया कि ये भी एक पर्क्स है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इस पर भी टैक्स लगा दें। ठीक है, अभी नहीं लगा, इस पर नहीं लगा, बाकी हर चीज पे एम्प्लॉयर जो दे रहा है उसके ऊपर टैक्स लगी जा रहा है। ठीक है, हत्ता कि वो कह रहा है अगर एम्प्लॉयर मुझे लोन प्रोवाइड कर दे, कौन सा लोन? इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर दे, या जो लोन का एक रेट हमने बता रखा है, टैक्स वालों ने एक रेट बनाया था, वो 10% पे फिक्स किया उन्होंने। वो कह रहा है अगर 10% से कम रेट पर आप लोन प्रोवाइड कर दें तो फिर क्या होगा? वो कहते हैं यार देखो, वेयर नो प्रॉफिट मीन इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड बाय एम्प्लॉय को 20 लाख रुपया चाहिए था, एम्प्लॉयर ने कहा यार ले लो, कोई बात नहीं। उसने कहा सर साल बाद वापस करूंगा, उसने कहा कोई बात नहीं। कंपनी कैश रिच थी, उसने कहा कोई बात नहीं। वो कहते भाई आप ऐसा सोच सकते हैं, हमारे लिए कोई बात नहीं है वाला स्टेटस नहीं है, हम तो इसको इनकम बना रहे हैं। किसको इनकम बना रहे हैं? लोन को। वो कहते नहीं, लोन का जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 10% से कम अगर है तो उसको हम इनकम बना रहे हैं। आपने तो फ्री दे दिया है, इसका मतलब है जो 20 लाख आपने लोन दिया है ना, हम 20 लाख का 10% लोन में ऐड कर देंगे। अमाउंट टू बी एडेड इन सैलरी, इंटरेस्ट रेट एट बेंचमार्क रेट। इसको लफ्ज क्या बोल रहे हैं? बेंचमार्क, रिकमेंडेड रेट। बेंचमार्क मींस रिकमेंडेड, कि यार 10% से कम नहीं आपने इंटरेस्ट चार्ज करना। और अगर आपने इंटरेस्ट फ्री दिया है तो कितना चार्ज हो गया? 10%, यानी 20 लाख का 10%, 2 लाख आपकी सैलरी में चला गया सालाना। और अगर आपने अगले साल भी लोन वापस ना किया तो 2 लाख और चला जाएगा, उससे अगले साल भी ना किया तो 2 लाख और चला जाएगा। बात समझ आ रही है?
नहीं यार हमने फ्री नहीं दिया, बल्कि हमने तो 4% इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। वो कहता फिर 6% ऐड करना। द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑन लोन पेड बाय एम्प्लॉय एंड प्रॉफिट ऑन लोन कंप्यूटेड एट बेंचमार्क। बेंचमार्क और इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो चार्ज कर, यानी 6% ऐड हो गया। अब 20 लाख का 6% ऐड हो गया जी, 6 महीने का टाइम अपोर्शन हो जाएगा। अच्छा, यहां तक बात समझ आ गई? और अगर 10% इंटरेस्ट चार्ज कर दिया तो 10 - 10 0, और अगर 12% चार्ज कर दिया 10 - 12 - 2, वो कहते नहीं हम तो एडिशन की बात कर रहे थे। बात समझ आ रही है? इनकम टैक्स वाला हमें बेनिफिट नहीं दे रहा, हमारे ऊपर टैक्स लगाने के लिए रूल बना रहा है। वो कह रहा है यार ये तो 10 से भी ज्यादा इन्होंने चार्ज कर दिया। कहते भाई नहीं लेना था लोन। अब ये नहीं कह रहा कि 2% मैं वापस कर देता हूं या 2% आपका टैक्स में छूट दे देता है, ये नहीं कह रहा। अपने मतलब की बात की जा रही है टैक्स में, एडिशन की गुफ्तगू हो रही है, ठीक है ना, माइनस की गुफ्तगू नहीं हो रही है। इंटरेस्ट फ्री लोन मिला, 10% ऐड हो गया। सब बाकी को हम बोले सब्सिडाइज। अगर 10 से कम है तो उसको क्या करें, सब्सिडाइज लोन मिला है, आपको 6% चार्ज हुआ है तो 4% ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 15% चार्ज हुआ है तो कुछ भी नहीं होगा ना, जीरो। असल में लॉ मना कर रहा था कि आपने फेवर दे रहे हो। आप लॉ की नजर में 10% से कम इंटरेस्ट चार्ज करना फेवर है, फेवर को पर्क्स बना रहे हैं। लेकिन अगर आपने चार्ज ही 15 कर दिया है तो कोई फेवर नहीं आपने पास ऑन की, लॉ की नजर में कोई फेवर पास ऑन नहीं की। ओके, हालांकि आजकल के दौर में आजकल इंटरेस्ट रेट चल रहा है 23% हमारे मुल्क में। अब अगर एम्प्लॉयर 12% पे इंटरेस्ट दे रहा है, हालांकि एक फेवर पास ऑन हो रही है, लेकिन हम मजबूर हैं, लॉ जैसे लिखा है वैसे ही चलना है। लॉ ने इसको 10% पे ब्लॉक कर दिया था उस वक्त, ठीक है ना। बेंचमार्क रेट 10% चार्ज कर लें, कुछ ऐड नहीं हुआ, हालांकि आप 13-14% सब्सिडाइज दे रहे हैं मार्केट से। ये बात समझ आइए आखिरी वाली जी, जोर से बोले जी। जाहिर है जो लोन लेता है वही पे करेगा ना। जी ऐसे है ना, मुझे बैंक में जाऊं तो इंटरेस्ट रेट है 23%, लाख रुपया लूं तो साल के बाद 1,23,000 वापस करना है। एम्प्लॉयर कह रहा है मेरे से लाख रुपया ले लो, लाख ही वापस कर देना। मुझे बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला? लेकिन ये बेनिफिट लॉ कह रहा है कहां तक का कैलकुलेट करना है, 10% तक का, ठीक है ना। लॉ कहता है यार आपको 10,000 का बेनिफिट पास ऑन हुआ है, वो आपकी सैलरी में ऐड करेंगे जी। जब तक बिल्कुल ये कैलकुलेशन वैसे ही होगी जो कोई भी फाइनेंस की कैलकुलेशन हम करते हैं, ठीक है ना। ये कल इसे कम्प्लेक्स करके थोड़ा करेंगे हम कैलकुलेशन, आज पहला दिन है ना इसके ऊपर, कल आएंगे तो हम, अगर एक शख्स ने शुरू में लिया 20 लाख लोन, फिर उसने 2 लाख वापस कर दिए, तो जितने महीने 20 लाख चला उसके ऊपर, और फिर जब 18 रह गया, फिर जब 16 रह जाएगा, उसी तरह ही कैलकुलेशन करेंगे जैसे हम कोई भी कैलकुलेशन टाइम अपोर्शन वाली करते हैं। लेकिन साथ ही जब ये लेजिस्लेशन बनाई ना, तो लॉ को एक ख्याल आया कि यार किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए। आमतौर पर ये सारे कवानीन बन रहे हैं उन लोगों के लिए जो टैक्स चोरी कर रहे हैं या हाई प्रोफाइल लोग हैं। अब एक आम इंसान आ गया, एक बेचारे एम्प्लॉय को 50,000 लोन लेना पड़ गया, उसके घर में कोई बीमार हो गया, 2 लाख लोन ले लिया। अब लॉ ने ये वाला सोशल एलिमेंट भी देखना है ना, उसने जो जेन्युइन या आम इंसान है उसको भी इस प्रोविजन से बाहर निकालना है। तो लॉ ने कहा कि यार द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई लोन ऑफ ₹1 मिलियन और लेस। वो कह रहे हैं अगर कोई एम्प्लॉय 10 लाख तक लोन देता है ना, तो फिर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं हुई। इसका मतलब है 10 लाख भी लोन लें और इंटरेस्ट फ्री मिल रहा हो तो ये प्रोविजन, इसीलिए मैंने 20 लाख की फिगर बोली थी जब मैं अपनी एग्जांपल आपको कोट कर रहा था। बात समझ आ गई? ताकि आम इंसान इस प्रोविजन का शिकार ना हो जाए। एक ये निकाल दिए लोग, फिर एक और बंदे को निकाला हमने, वेयर सच बेनिफिट इज एक्सटेंडेड बाय एम्प्लॉयर ड्यू टू वेवर ऑफ इंटरेस्ट बाय सच एम्प्लॉय ऑन हिज अकाउंट मेंटेन विद एम्प्लॉयर। वो कहते कुछ लोग होंगे जरा तकवे वाले लोग होंगे,
पक्के मुसलमान होंगे। वो कहते हैं जो आपके पास ऐसे होंगे, आपने ना उनका प्रोविडेंट फंड, एक हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, 10,000 आप डालेंगे, 10,000 एम्प्लॉय डालेगा, ये पैसे हम उठा के इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से इंटरेस्ट आएगा। वो कहता है सर मैंने इंटरेस्ट नहीं लेना। अच्छा, कहते हैं हाँ आप मुझे प्रोविडेंट फंड में शामिल करें, 10 मैं दे रहा हूँ, 10 आप दे रहे हैं, बस मेरे 20 हुए, बाकियों के इंक्रीज हो रहे हैं, होते रहे, मैंने नहीं लेना इंटरेस्ट। अब ये वाले आदमी के कुछ पैसे पड़े हुए हैं प्रोविडेंट फंड में 15 लाख रुपया, और वो अपने 15 लाख पे इंटरेस्ट एम्प्लॉयर से नहीं ले रहा, उसको जरूरत पड़ गई है पैसों की 5 लाख की, तो एम्प्लॉयर उससे इंटरेस्ट चार्ज करता सही लगेगा? एम्प्लॉयर को थोड़ी शर्म आएगी कि यार ये तो इंटरेस्ट लेता ही नहीं और मैं इसे इंटरेस्ट चार्ज करने लगा हूँ। वो कहता है अगर ऐसे बंदे को लोन दिया है तो फिर कोई बात नहीं है। पढ़े, वेयर सच बेनिफिट इज एक्सटेंडेड बाय एम्प्लॉयर ड्यू टू वेवर ऑफ इंटरेस्ट बाय सच एम्प्लॉई, एम्प्लॉई ने अपना इंटरेस्ट वेव कर दिया ऑन हिज अकाउंट मेंटेन विद, कि यार जो मेरे पैसे आपके पास पड़े हैं ना, आप उस पर मुझे इंटरेस्ट ना दें बिकॉज मैं इंटरेस्ट नहीं लेता। अब अगर ये बंदा एम्प्लॉयर से पैसे लेने लगा है तो लॉ कहता है इसका इंटरेस्ट फ्री दे दें, कोई बात नहीं है। 2 लोगों को एक्सक्लूड कर दिया इस वाली प्रोविजन से। प्रोविजन क्या थी? अगर आपने इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन दिया, सब्सिडाइज लोन दिया, कंसेशनल किसे कह रहे हैं? 10% से कम को कंसेशनल कह रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे? जितनी आपने कंसेशन की है उतनी अमाउंट ऐड करेंगे। सीधी सी बात सिर्फ यही बनी ना। अगर 10% कंसेशन दिए तो 10% ऐड करेंगे, 9% कंसेशन दिए तो 9% ऐड करेंगे, 4% दिए तो 4% ऐड करेंगे। वो कहता है लेकिन यार ये वाला जो उसूल है ना, ये 2 लोगों पर नहीं लगाएंगे, 10 लाख से कम लो। जिसने 11 लाख लिया तो उसका ऊपर वाले लाख पे नहीं लगाएंगे, सारे 11 पे लगाएंगे। एक बंदे ने 10 लाख 20,000 लोन लिया है तो ऊपर वाले 20,000 पे नहीं, पूरे 10 लाख पे, 10 क्रॉस नहीं करना आपने। 10 से नीचे रहे फिर प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रही आपका। 9,80,000 लोन लिया, 10 लाख भी लिया कोई बात नहीं, लेकिन 10 लाख 1 रुपया लिया, सारे पे अप्लाई हो गई अब। ठीक है ना? एक तो ये बात भी टेक्निकल है इसके अंदर, और दूसरा कह रहा है कि एक ऐसा बंदा जो अपने बैलेंस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करवाना, वो कह रहा है इसको भी छोड़ दें, इसको भी माफी दे दें, इसके ऊपर भी अप्लाई ना करें। 10 लाख में होगी, अगर 20 ले तो भी, अगर 20 लाख ले फिर लगेगा, इंटरेस्ट भी लेगा। हाँ फिर लगेगा, उसके जितने पैसे पड़े हैं उतने तक। अगर उसके बैलेंस में पैसे पड़े हैं 15 लाख तो 15 लाख तक लोन ले ले तो नहीं लगेगा। अच्छा, इसे आप एक तरह और भी समझ सकते हैं कि यार वो तो अपने ही पैसे ले रहा है, इंटरेस्ट काहे का चार्ज करना है? ये तो नाम ही है ना कि यार मुझे लोन दे दें, मेरे ही पैसे आपके अकाउंट में पड़े हैं 15 लाख रुपया, तो एक्चुअली तो मैं अपने पैसे ले रहा हूँ। ये बात समझ आई है? मेरे ही पैसे, राइस के पास 50 लाख किसी अकाउंट में पड़े हैं जो कि मेरे पैसे हैं, और मैं राइस से कहता हूँ मुझे 20 लाख लोन दे दो, कहते जी इंटरेस्ट चार्ज होगा। मैं कहूँगा तुम्हारा दिमाग खराब है, इंटरेस्ट काहे का चार्ज होगा? मैं अपने 50 लाख में से 20 निकाल रहा हूँ भाई। इसके पीछे ये रैशनल भी है, ठीक है ना? लेकिन लॉ ने उसे ड्राफ्ट किसी और तरह किया है कि अगर मैं उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो फिर ये प्रोविजन अप्लाई होगी। हमें कुछ बुनियादी बातें समझ आ गई हैं। नंबर 1 कन्वेंस समझ आ गया, नंबर 2 अकोमोडेशन समझ आ गया, नंबर 3 डोमेस्टिक सर्वेंट समझ आ गया, नंबर 4 यूटिलिटी समझ आ गया, नंबर 5 5 पर्क्स का जिक्र हम कर चुके हैं। और अगर ये वाली 5 बातों को मिला के सवाल बनाया जाए तो हम उसे सॉल्व करने की पोजीशन में आते जा रहे हैं। ठीक है ना? कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से आगे चलेंगे।